आज हम पढ़ेंगे मानव भूगोल का अन्य विषयों के साथ क्या संबंध है। तो मानव भूगोल की परिभाषा, उद्देश्य, विषय क्षेत्र हमने पढ़े हैं और उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो मानव भूगोल है उसका जो संबंध है वो भौतिक और सामाजिक दोनों ही विज्ञानों से इसका गहरा संबंध है। अगर हम बात करें कि जैसे कि हमारे जो सिलेबस में दे रखा है वो केवल और केवल रिलेशनशिप या को रिलेशन बिटवीन ह्यूमन ज्योग्राफी एंड सोशल साइंसेज दे रखा है। तो सोशल साइंसेज की अगर बात करें कि सोशल साइंसेज में कौन कौन से विषयों को शामिल किया जाएगा, तो उसके अंतर्गत हम इकोनॉमी को, पॉलिटिकल साइंस को, सोशियोलॉजी को, पॉपुलेशन का जो अध्ययन है जिसे डेमोग्राफी कहा जाता है, हिस्ट्री है, सैन्य विज्ञान है, अधिवास, वास्तुकला, ये सभी कह सकते हैं कि इसको हम इसमें शामिल कर सकते हैं। लेकिन मेनली अगर बात करें तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जो है वह हमारे महत्वपूर्ण विषय हैं जिसका संबंध हमें देखना है। अब मानव भूगोल जो है, उस मानव भूगोल के अगर हम विषयों की बात करें तो मानव और जितने भी जो विषय है वो सारे के सारे मानव से जुड़े हुए हैं। फिर भी एक विद्वान हुए हैं, इन विद्वान का नाम है प्रोफेसर रॉक्सबी। प्रोफेसर रॉक्सबी ने मानव भूगोल की 6 शाखाएं बताई हैं। अब ये जो शाखाएं हैं वो ही तय करती हैं कि दूसरे विषय के साथ इसके कौन कौन से रिलेशन है। तो सबसे पहली जो शाखा है वह है आर्थिक भूगोल, जिसे हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी कहते हैं। ये ह्यूमन ज्योग्राफी, यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होने वाले हैं। एक कॉन्सेप्ट तो ये क्लियर होगा कि इसकी कौन कौन सी शाखाएं हैं, तथा साथ ही साथ ये भी हम तय करेंगे कि इस विषयों का दूसरे जितने भी जो विषय हैं उनका ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के साथ क्या संबंध है। तो आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है और इस शाखा के अंतर्गत हम मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। मनुष्य की जितनी भी जो बेसिक नीड्स है, मौलिक जो आवश्यकता है, उन सभी की जो पूर्ति है, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान को हम मूल आवश्यकताओं के मानते हैं, तो इनकी सभी की जो आपूर्ति है, जो पूर्ति है, वह आर्थिक भूगोल के द्वारा या आर्थिक क्रियाओं के द्वारा प्राप्त होती है। इसके अलावा जो संसाधन है, उन संसाधनों का कंजम्पशन, इन्हें उपभोग कौन, कहाँ, क्या और कैसे करता है, यानी जितने भी जो संसाधन अर्थ पर पाए जाते हैं, उस अर्थ पर पाए जाने वाले रिसोर्सेज का उपयोग या उपभोग कौन करता है, कहाँ करता है, क्या करता है और कैसे करता है, इसका अध्ययन हम आर्थिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं, यानी इसका विश्लेषण हम आर्थिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न मानव समुदाय अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, जिसके अंतर्गत उसकी प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक, चतुर्थक, पंचम, ये जो सारी सारी जो क्रियाएं वो करता है, वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। तो इस प्रकार से जो भौतिक पर्यावरण यानी जो प्राकृतिक जो भूगोल है, वह मानव को अनेक प्रकार के प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज देता है और अर्थशास्त्र इन संसाधनों से संबंधित समस्याएं, उनका उत्पादन, उनके वितरण, उनके विनिमय, उनके उपयोग को हल करने का ढंग प्रस्तुत करता है कि मनुष्य इनका जो उपयोग है वो किस प्रकार से करेगा। तो इस प्रकार से अर्थशास्त्र जो है वह इन संसाधनों का सुनियोजित ढंग से इन्हें मानव के अनुकूल बनाने का कार्य करता है। अतः मानव की जितनी भी जो आर्थिक क्रिया है वह प्राकृतिक कारकों से प्रभावित होती है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें, जैसे कि मनुष्य अपनी जितनी भी जो आवश्यकता है उसके लिए वो आर्थिक या औद्योगिक कार्यों पर निर्भर करता है, या फिर कह सकते हैं यातायात के साधनों पर निर्भर करता है। तो ये जो यातायात या आर्थिक क्रियाओं की बात करते हैं, तो ये सारे के सारे आर्थिक भूगोल के विषय। तो इनका अध्ययन जो है वह दोनों ही विषयों के अंतर्गत आराम से किया जाता है। मनुष्य सामाजिक कल्याण हेतु आर्थिक संसाधनों का वितरण करता है और इस प्रकार आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल या सामाजिक विज्ञान जो है वह या मानव विज्ञान जो है वो एक दूसरे से संबंधित है। दूसरी जो शाखा है वह है सामाजिक भूगोल, सोशल ज्योग्राफी। हमें पता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है
और वह अपनी आवश्यकताओं के लिए भौगोलिक जो वातावरण है, जो आसपास का उसका प्राकृतिक वातावरण है, उसमें वो कई प्रकार की क्रियाएं करता है। पहले वो आदिम जीवन जीता था, फिर वो ग्रामीण जीवन जीने लगा, आज वो शहरी जीवन जी रहा है। तो तीनों ही जो अवस्थाएं हैं, चाहे आदिम हो चाहे वर्तमान की अवस्था हो, ये सभी अवस्थाएं जो है, ये मनुष्य की जो आसपास की जो परिस्थिति है, वो इकोलॉजी से वह अपने संबंध स्थापित करता है, उससे संबंधित है। मानव समुदाय अपने विशिष्ट वातावरण के मध्य अपना एक विशेष प्रकार का भोजन, अलग प्रकार के वस्त्र, अलग प्रकार के उनके मकानों बनाने के तरीके और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भौगोलिक वातावरण को प्रभाव करता है। यानी किस वातावरण में रहने वाले व्यक्ति का किस प्रकार का भोजन, वस्त्र, आवास और अन्य जो उपकरण होंगे, ये कौन तय करता है? उसका प्राकृतिक वातावरण करता है। मनुष्य एक्टिव रहता है, भौतिक तत्व जितने भी पाए जाते हैं उसके अनुकूल ही अपने समाज के जितने भी जो पहलू है या लक्षण है वो निर्धारित करता है। जैसे कि अगर उदाहरण के तौर पर बात करें कि उष्ण कटिबंधीय प्रदेश जहां पर तेज गर्मी होती है और तेज बारिश भी होती है, वहां के लोग खानाबदोश जीवन व्यतीत करते हैं, एक ही स्थान पर टिक कर नहीं रहते हैं। कनाडा के जंगलों की बात करें तो वहां पर लकड़हारा जो समुदाय है जो लकड़ी काटने का कार्य करता है, या मलेशिया में जो रबड़ के बागानों में काम करने वाले जो श्रमिक है, या पेटागोनिया का जो पठार है वहां के भेड़ पालक हो, चाहे मैक्सिको के जो ऊंचे ऊंचे क्षेत्रों में पशु चराने वाले घुमक्कड़ पशुपालक, इन सभी के बारे में अगर हम अध्ययन करें तो हम देख सकते हैं कि भौगोलिक यानी उसके आसपास का जो वातावरण है वो उस पर स्पष्ट प्रभाव डालता है। यानी ये वो कार्य कर रहा है, एक जगह पर टिक कर नहीं बैठ रहा है या खेती बाड़ी न करके पशुपालन का कार्य कर रहा है, तो इस पर डिपेंड ये क्यों है? ऐसा इसलिए है कि उसका जो वातावरण है वो उसको प्रभावित कर रहा है। इसके अलावा उसका जो समुदाय है अपने वातावरण में सामंजस्य स्थापित करता है, उसके हिसाब से रीति रिवाज, आचार विचार, धर्म, कार्य सबका अनुसरण करता है। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर देखें कि हमारे इस आसपास के क्षेत्र में अगर कोई भी शुभ कार्य हो तो हम नीम और पीपल की वृक्ष की पूजा करते हैं। इसी प्रकार से अगर हम रेगिस्तानी क्षेत्रों की ओर जाएं और वहां पर अगर देखें तो वहां के लिए उनके लिए जो पूज्य यानी पूजनीय जो वृक्ष है वो खेजड़ी रहेगा। तो कहने का अर्थ है कि जहां पर जिस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है उसी प्रकार से हम उसके साथ हमारा असामंजस्य स्थापित होता है। हमारे जो हमारे रीति रिवाज है, हमारी सभ्यता, संस्कृति, हमारा खान पान है, सब चीजें जो तय होती है वह इसी प्रकार से होती है। तो सामाजिक भूगोल जो है या सोच जो है उसके अंतर्गत हम समाज पर प्राकृतिक वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार के एक कोटेशन है, जैसे कि प्रोफेसर वॉटसन है, वो कहते हैं कि यदि भूगोल पृथ्वी के नक्षत्र का विज्ञान है अथवा पारिस्थितिकी विज्ञान है या वस्तुओं के वितरण का विज्ञान है या क्षेत्र प्रदेश का विज्ञान है, तो इन सभी या इनके जितने भी जो सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करने के लिए ऐसी सामाजिक शक्तियों का सहयोग, प्रतिस्पर्धता, संयोग, विविधता, पृथकता, आक्रमण, पृथक गुणों का अध्ययन करना भी अपरिहार्य होगा, जिसके फलस्वरूप उस क्षेत्र विशेष के सामाजिक प्रतिरूप उत्पन्न होते हैं। यानी वहां के जो सामाजिक प्रतिरूप जो विकसित होते हैं उसको हम एक तरफ पे रखकर किसी क्षेत्र के बारे में विशेष तौर पर अध्ययन नहीं कर सकते हैं, या फिर यूं भी नहीं कर सकते हैं कि प्राकृतिक जो है कारक है वो हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डालते। हमारे मकानों का रंग, हमारे कपड़े, हमारे खान पान, ये सब हमारे सामाजिक और जो संस्कृति है और सभ्यता का हिस्सा है। और इस सभ्यता और संस्कृति को तय करना या तय करने का जो अधिकार है वो प्रकृति को गया कि हम किस प्रकार के कपड़े पहनेंगे और खाने में क्या खाएंगे। नेक्स्ट जो शाखा है वह है राजनीतिक भूगोल। अब पॉलिटिकल ज्योग्राफी यानी पॉलिटिकल एंड ज्योग्राफी के अंतर्गत दोनों में गहरा संबंध है और इन्हीं दोनों के गहरे संबंध से एक नई शाखा जन्म लेती है जिसे भू राजनीति या जियोपॉलिटिक्स के नाम से जाना जाता है। भू राजनीति में भूगोल में किसी स्थान की स्थिति विशेष रूप से सामरिकता का बड़ा महत्व है। जैसे कि हम भारत सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, जो वो दो बड़ी शक्तियों के बीच है, एक तरफ अमेरिका है और एक तरफ
चाइना है, दोनों के बीच में स्थिति रखता है। नेपाल का सामरिक महत्व है, चाइना और भारत के बीच में स्थित है। पाक अधिकृत कश्मीर जो POK या कश्मीर है, वह भी अपना एक अलग महत्व रखता है। तो ये सारी की सारी राजनीति जो होती है वो किसी न किसी भूमि को लेकर होती, यानी स्थान से राष्ट्रों की दूरी कितनी है, किस देश में कितने प्राकृतिक संसाधन हैं। जैसे कि इराक ईरान की बात करें तो हर अमेरिका भी चाहते हैं कि इराक ईरान और जो सऊदी अरब जो वो है वहां पर चाइना कहता है कि मेरा अधिकार रहे, मेरे अधीन रहे, और अमेरिका वाला कहते हैं मेरे अधीन रहे। क्यों? क्योंकि वहां की जो तेल के कुएं हैं वह इसके महत्व को बढ़ा रहे हैं। तो वहां पर प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता आदि बातों का दूसरे राष्ट्रों की सुरक्षा पर कितना प्रभाव पड़ता है, इसका अंकन भू राजनीति शास्त्र में किया जाता है। जो उदाहरण के लिए भारत के लिए जम्मू कश्मीर की स्थिति भौगोलिक और राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। यदि जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान या चीन का अधिकार हो जाए तो वो सरलता से भारत पर आक्रमण कर सकता है। अतः उसकी स्थिति का प्रभाव उसके आसपास के राष्ट्रों की राजनीति पर पड़ सकता है। इसलिए सभी पड़ोसी जो देश होते हैं वह उस पर अधिकार पाने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार से एक उदाहरण दूसरा देना चाहूंगा कि मध्य पूर्व के जितने भी जो देश है वहां पर पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं और तेल क्षेत्र का जो प्रभाव होता है पूरे पूरे विश्व पर पड़ता है। इसलिए जितने भी जो विकसित राष्ट्र है जैसे कि USA हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे रूस हो, वे सभी इन खाड़ी देशों पर एक विशिष्ट नीति अपनाते हैं। वो उस पर अधिकार स्थापित करने की कोशिश करते हैं। स्वेज नहर इसी प्रकार का उदाहरण है। मिस्र ने जब स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया तो उसके विरुद्ध ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका ने आवाज उठाई और कड़ी कार्रवाई प्रारंभ की। आज तिब्बत चीन की विस्तारवादी नीति का फलस्वरूप जाल में फंसा हुआ है। इराक पर USA के प्रतिबंध लगाए हुए हैं। तो ये सारे के सारे जमीन को लेकर इस प्रकार की राजनीति चलती है। जमीन विषय है भूगोल का, और राजनीति भूगोल जो है वो राजनीति जो है राजनीति का हिस्सा है। भारत में एक गॉडगिल फॉर्मूले के आधार पर कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम और उत्तरांचल। वर्तमान में इनकी संख्या 11 है और जितने भी जो सेंट्रल की जो सहायता मिलती है उसका 90% इसको अनुदान में प्राप्त होता है। और जब भी दूसरे राज्यों की अगर बात करें तो केंद्र से सिर्फ 30% उसको मिलता है। तो इसके पीछे यानी राज्यों को इन विशेष राज्यों का दर्जा पीछे जो मुख्य जो कारण है वह है इसका सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये तो 11 जो राज्य है वह किसी न किसी राष्ट्र के साथ सामरिक दृष्टि से सीमा शेयर करते हैं। इसलिए उस पर ज्यादा से ज्यादा सरकारी पैसा खर्च किया जाता है कि यहाँ पर वहां पर किसी प्रकार का विवाद न हो। तो प्रत्येक आधुनिक राज्य में 3 तथ्यों का समावेश होता है, एक क्षेत्र, एक होता है मनुष्य और उनके बीच के आपसी संबंध। और इसका अध्ययन राजनीति में भी किया जाता है, मानव और भौतिक भूगोल के अंदर भी इसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट जो है वह है ऐतिहासिक भूगोल, जिसे हिस्टोरिकल ज्योग्राफी कहा जाता है। अब इतिहास का भूगोल के साथ क्या संबंध है या ऐतिहासिक भूगोल क्या है? तो किसी देश का जो इतिहास है वह भूगोल के आधार पर निर्भर होता है, या भारत के इतिहास का जो कारण है वह देश का भूगोल है। यानी भारत देश के लंबे इतिहास की व्याख्या उसकी भू रचना, उसके प्राकृतिक विभाग, उसकी जलवायु, उसके विस्तार, उसकी भौगोलिक अवस्थाओं के रूप में हम करते हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी मार्गों द्वारा ही भारतीय और यूनानी संस्कृतियों का समागम संभव हुआ। यानी भारत के जो संबंध थे वो उत्तर पश्चिमी मार्ग, जो रेशम का मार्ग था, वहां से इसके संबंध स्थापित हुए। दक्षिण में खुले सागर थे, इसी कारण वहां पर इंडोनेशिया के जितने भी जावा, सुमात्रा, बाली, वहां तक भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रवाह हुआ। बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार हुआ। हिमालय के पर्वत के कारण, प्राकृतिक अवरोध के कारण आर्य संस्कृति का प्रचार प्रसार जो है वह उत्तर में नहीं हो सका। अगर हिमालय नहीं होता तो हो सकता था कि आर्य संस्कृति जो है वह पूरे के पूरे भारत में फैल जाती। इसी प्रकार से इंग्लैंड, जापान के विकास में सागर का योगदान है। तो
जो सभ्यता और संस्कृति के इतिहास को देखें तो हम देख सकते हैं कि प्राचीन समय में बड़े बड़े जो वन क्षेत्र थे उनको साफ करके नदियों को बांध कर मानव को असभ्य व बर्बर सभ्यता से बाहर निकाला गया। पत्थरों की जो संस्कृति थी जिसे पाषाण काल कहा जाता है, का जो जंगलों में रहने वाला जो मानव था आज 21वीं शताब्दी का प्रगतिशील मानव बन गया। इसी प्रकार से जो निम्न अक्षांश है या उच्च अक्षांश के उदाहरण के तौर पर कह सकते हैं कि अमेरिका का जो हजारों वर्ष का जो इतिहास था वो अंधकार में असभ्य और बर्बर रेड इंडियन लोगों का इतिहास था। लेकिन जैसे ही यूरोपीय लोग वहां पर पहुंचे तो आज 200 वर्ष में वो उज्ज्वल और स्वर्णमय विकास के रूप में जाना जाता है। यानी भूगोल जो है वह वहां के इतिहास को बनाता है या नष्ट कर देता है। भारत में खैबर का दर्रा था, वहां से विभिन्न जितने भी जो मुस्लिम आक्रांता भारत में आए वो यहीं से आए। तो हजारों वर्षों से जितना जो बसा बसाया सुनहरा इतिहास था भारत का वो धूमिल कर दिया गया। अगर ये खैबर दर्रा नहीं होता तो मुस्लिम यहाँ पर नहीं आ पाते थे। इसी प्रकार से जहां सिंधु गंगा मैदान का इतिहास कला साहित्य विज्ञान की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट रहा, जितने भी जो आक्रमणकारी थे उन्होंने इनको पूरा का पूरा नष्ट कर दिया। ऐतिहासिक पुस्तकालय जला दिए गए। नालंदा का उदाहरण दिया जा सकता है कि 6 माह तक उसकी पुस्तकें जलती रही। विद्या के मंदिर नष्ट कर दिए गए, मंदिरों को सत विकसित कर दिया गया। तो इस प्रकार से ये जो विदेशी आए उसको यहाँ पर आने का जो रास्ता था वो दिया भूगोल ने। तो ऐतिहासिक यानी जो भूगोल है वो भूगोल ने तय किया कि किसी स्थान का इतिहास क्या होगा। हल्दी घाटी का युद्ध हल्दी घाटी में ही लड़ा गया। खानवा का युद्ध यानी युद्ध क्षेत्र कहां होगा ये भूगोल तय करता है। तो भूगोल और इतिहास दोनों विषय आपस में जुड़े हुए हैं और इन्हीं का अध्ययन यानी हम इसके अंदर इसका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ऐतिहासिक भूगोल के बाद नेक्स्ट जो है वह है सैन्य भूगोल। नाम से पता चलता है कि सैन्य भूगोल, इसे सामरिक भूगोल यानी मिलिट्री जियोग्राफी या जियो स्ट्रेटजी भी कह सकते हैं। तो मानव भूगोल के दो पक्ष, एक है मानव और दूसरा है प्राकृतिक वातावरण में सैन्य शास्त्र का भी महत्वपूर्ण भाग है। युद्ध की सफलता वातावरण पर निर्भर करती है। वातावरण पर्वतीय है, पठारी है, मैदानी है, घाटीनुमा है, दर्रे है, नदियां, झील, जंगल, जलवायु, इन सभी का प्रभाव युद्ध पर पड़ता है। इतिहास में हम गुरिल्ला युद्ध पद्धति के बारे में सुनते हैं, छापा मार युद्ध प्रणाली। तो ये पूरी रूप से कह सकते हैं छिप कर वार। अब छिपेगा किसके पीछे? जंगल, पहाड़। तो ये किसका भाग है? सैन्य यानी सेना का जो विज्ञान है वह और भूगोल जो है वो एक दूसरे से संबंधित है। युद्ध की नवीन पद्धतियों की बात करें तो मानचित्रों का मुख्य योगदान है। चाहे सैनिक स्कूल है, चाहे स्काउट्स है, चाहे एनसीसी है, उनमें विशेष तौर पर भूगोल की विशेष शिक्षा दी जाती है। सैनिकों को जलवायु और मौसम मानचित्र पढ़ने का ज्ञान दिया जाता है ताकि वह वातावरण के साथ जितनी भी जो सामंजस्य स्थापित करने की जो प्रक्रिया है वह समझ सके, मानचित्र बनाना सीख सके, चिन्हों का ज्ञान रख सके। ये सारी चीजें भूगोल में भी होती है और साथ ही साथ सेना के अंतर्गत भी होती है। मान लीजिए किसी प्रकार से जल का युद्ध हुआ जिसके अंतर्गत हमारी जो जल सेना है वो युद्ध कर। अब जल सेना के अंतर्गत जल सैनिकों को केवल और केवल हथियार चलाना नहीं सिखाया जाता है, उसे महासागरीय विशेषताओं का ज्ञान दिया जाता है। आकाशीय युद्ध में वायुमंडलीय दशाओं का ज्ञान आवश्यक है कि आपको हवाई जहाज कहाँ उड़ाना चाहिए, किस दूरी पर उड़ाना चाहिए, कहाँ पर किस प्रकार से हवा आपके गोले की दिशा को बदल सकती है। तो ये जो भूगोल का ज्ञान होता है वो सेना के अंतर्गत बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। जियो स्ट्रेटेजी की बात करें तो यानी सामरिक महत्व का विस्तार की बात करें तो अभी इसका उपयोग धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसमें युद्ध की आर्थिक आधारशिला, मनुष्य शक्ति की साधन, एक विशिष्ट राष्ट्र की भूमि, सागर आदि के रूप में जो प्रश्न उठते हैं उन पर विचार किया जाता है ताकि जब युद्ध हो तो ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त हो सके। यानी भारत पाकिस्तान पर हमला करता है
तो न केवल उस पर अधिकार करना है, बल्कि वहां का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र का किस प्रकार से उपयोग किया जाएगा वह भी एक योजना के अंदर शामिल किया जाता है। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तब जर्मनी ने पूर्व और पश्चिम दोनों की ओर फ्रंट खोल देना, यानी दोनों तरफ उसने युद्ध प्रारंभ कर दिया। पूर्व वाले पूर्व की तरफ भी कर लिया और पश्चिम की तरफ कर लिया, तो वो उसकी सामरिक भूल थी और उस भूल का जो परिणाम है जर्मनी को हार के रूप में देखने को मिला। तो मित्र राष्ट्रों का पहले अफ्रीका में जमा हुआ, फिर इटली के द्वारा, फिर उत्तर की ओर प्रस्थान करके जर्मनी का घेराव कर दिया गया। मध्य पूर्व के जो तेल के कुएं थे वो जर्मनी की सुरक्षा हो, यानी द्वीपों पर अधिकार करना हो, या वहां के औद्योगिक केंद्रों को नष्ट करना, ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो जियो स्ट्रेटजी को परिभाषित करते। कहने का अर्थ ये है कि अगर किसी जगह पर हमें युद्ध करना है, जैसे कि अगर हम बात कर लीजिए कि पाकिस्तान वालों को भारत पर या राजस्थान में हमला करना है, सबसे पहले वो राजस्थान में शुरुआत करेगा, तो राजस्थान में वो सबसे पहले हमला कहां पर करेगा? तो सबसे पहले वो इलेक्ट्रिसिटी को दबा करेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी कहां कहां पर है राजस्थान में? तो रावत भाटा है, सूरतगढ़ है, छबड़ा है। तो इन क्षेत्रों को नष्ट करने का प्रयास करेगा, वो हवाई अड्डों को नष्ट करने का प्रयास करेगा, वह प्राकृतिक जो संपत्ति है उसको नष्ट करने का प्रयास करेंगे, वह वहां की जो कृषि यानी जो कृषि भूमि है उसको नष्ट करने का प्रयास करेंगे, खाने के लाले पड़ जाए। जैसे कि अगर पुराने युद्धों की अगर बात करें तो किलों के अंतर्गत राजा बंद कर देते अपने आप को और बाहर नहीं आते, तो वो क्या करते थे, सेना इंतजार करती कि इनकी जो रसद सामग्री है वो कब तक खत्म होती है, हम इंतजार करते हैं। तो ऐसे ही किसी राष्ट्र को तबाह करना है तो वहां के भूगोल के बारे में पता होना चाहिए, वहां के बांध को पता होना चाहिए, बांध है कि बांध को तोड़ दो, पीने का पानी खत्म हो जाएगा और अपना आप आत्मसमर्पण कर लेंगे। रेल लाइनों को क्षतिग्रस्त कर लो, रेलवे लाइन को तोड़ दो, परिवहन के जो मार्ग है उसको तोड़ दो। तो इस प्रकार की जो रणनीति है वो भूगोल के अंतर्गत मानी जाती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है आपका प्रजातीय भूगोल, रेशियल जियोग्राफी, जिसके अंतर्गत हम विभिन्न यानी अलग अलग प्रकार के वातावरण में पाई जाने वाली अलग अलग प्रकार के प्रजातियों और उनका अपने पर्यावरण के साथ किस प्रकार का संबंध पाया जाता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। यानी किसी प्रदेश विशेष का धरातलीय स्वरूप, वहां की संरचना, वहां की जलवायु, वनस्पति, खनिज संपदा, वनस्पति, जीव जंतु ने मानव समुदाय को प्रभावित किस प्रकार से किया है। साथ ही मानव समुदाय के जो आचार विचार है, उसकी क्रियाकलाप है, उसकी सभ्यता संस्कृति है, रहन सहन का ढंग है, सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक उत्थान और पतन को भी भारी रूप पर प्रभावित किया है। यानी दोनों में अटूट संबंध पाया जाता है। मानव सभ्यता एवं संस्कृति भौगोलिक वातावरण पर निर्भर है, मानव शास्त्र इसका गहन विश्लेषण करता है, इसलिए दोनों की जो विषय वस्तु है वो समान है। तो इस प्रकार से ये आपके 6 भागों में मानव भूगोल की शाखाएं बताई। अब हम बात करते हैं विस्तार से कि कौन कौन से, जैसे कि मानव शास्त्र है, एंथ्रोपोलॉजी में हम, यानी ये जो विषय है वो विषय दोनों की विषय वस्तु सेम है, यानी मानव भूगोल में भी इन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है तथा साथ ही साथ जितने दूसरे जो विषय है उसके अंदर भी अध्ययन किया। जैसे कि मानव शास्त्र में जाति, प्रजाति और नस्ल का अध्ययन किया जाता है, इसका मानव भूगोल में भी अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र में हम किस प्रकार से आजीविकोपार्जन के ढंग, यानी आप प्रथम प्राथमिक खेती करेंगे, लकड़ी काटेंगे या उद्योग लगाएंगे या कृषि करेंगे, ये अर्थशास्त्र में भी पढ़ा जाता है, मानव भूगोल में भी पढ़ा जाता है। प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक व्यवसाय, कृषि, पशुपालन, ये दोनों ही जो विषय वस्तु है ह्यूमन ज्योग्राफी में भी की जाती है। इतिहास की बात करें तो मानव वर्ग, प्रदेशों का युगीन विकास क्रम कि किस प्रकार से, जैसे कि राजस्थान है तो राजस्थान कितने चरणों में, यानी उसका पुनर्जागरण किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से मानव आदिम ढंग से बढ़ता हुआ आज वर्तमान युग तक पहुंचा है। तो ये जो विकास का क्रम है उसका अध्ययन हम ह्यूमन ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं और इतिहास में भी पढ़ते हैं। पुरातत्व विज्ञान यानी पुरातत्व जो आर्कियोलॉजिस्ट जो है वह प्राचीन भूदृश्य और उसके संरक्षण की बात करते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी भी इस पर जोर देता है। सैन्य विज्ञान में युद्ध नीति पर क्या धरातलीय प्रभाव पड़ता है, तो उसका अध्ययन हम दोनों के अंतर्गत करते हैं कि एक स्थान पर दूसरे स्थान पर हमें हमला करना है तो पर्वत आएगा, पठार आएगा या मैदान आएगा, ये झरने आएंगे, किस प्रकार से उसको नष्ट करना है, किस प्रकार की युद्ध नीति है, हवाई हमला करना होगा या जल हमला करना होगा या स्थलीय हमला करना होगा, ये किसने तय किया? ये भूगोल ने भी तय किया, मानव भूगोल ने भी तय किया और सैन्य विज्ञान के अंतर्गत
भी ये मिलिट्री साइंस के अंतर्गत भी इसका प्रयोग किया जाता है। जियोपॉलिटिक्स, राजनीति में स्थानों का क्या महत्व है? हमारे लिए, भारत के लिए भूटान, नेपाल और तिब्बत किस प्रकार से महत्वपूर्ण है? बांग्लादेश, म्यांमार हमारे लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है? श्रीलंका हमारे लिए क्या महत्व रखता है? मालदीव हमारे लिए क्या महत्व रखता है? मॉरिशस हमारे लिए क्या महत्व करता है? ये सब चीजें, हमारे महत्व का अर्थ ये है कि ये जो भारत के चारों तरफ जो पाए जाने वाले छोटे छोटे और बड़े बड़े देश हैं, वह हमारे लिए हमारी राजनीति को प्रभावित करने वाले के रूप में इसका अध्ययन किया जाता है। यानी मानव भूगोल और इन जियोपॉलिटिक्स में दोनों में एक जैसी विषय वस्तु रहती है। इस प्रकार से राजनीति के अंतर्गत हम मानव वर्ग और प्रदेशों के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर जो विषय है, यानी उन दोनों विषयों के अंतर्गत मानव भूगोल और इनकी दोनों की विषय वस्तु सेम देखने को मिलेगी। समाजशास्त्र में वर्ग, विभाजन, गांव, परिवार, परंपरा, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, जो कि ह्यूमन ज्योग्राफी में भी किया जाता है। गणित के अंतर्गत हम विभिन्न देशों की ज्यामितीय स्थिति, अक्षांश, देशांतर की बात करते हैं, वहां पर पाई जाने वाली जनसंख्या के आंकड़ों की बात करते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी में भी इन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। ह्यूमन ज्योग्राफी में हम सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। हम स्टैटिस्टिक्स के बाद साथ हमारे आंकड़ों का जो ग्राफिकल आलेखीय जो निरूपण है वो करते हैं। इसी प्रकार से जियोलॉजी, भूमि की आकृति, खनिज संपत्ति, इन सभी का अध्ययन करते हैं। जलवायु विज्ञान हो, चाहे रसायन विज्ञान हो, चाहे पादप पारिस्थितिकी हो, चाहे प्राणी पारिस्थितिकी हो, चाहे जल एवं समुद्र विज्ञान हो। कहने का अर्थ ये है, ये सभी वो विषय हैं जिन विषयों के बारे में हम ह्यूमन ज्योग्राफी और इन विषय के अंतर्गत जो चीजें पढ़ते हैं, दोनों की विषय वस्तु सेम है, यानी ये सभी विषय जो है एक दूसरे से संबंधित है। अब आपके सिलेबस में केवल और केवल इतना दे रखा है कि अन्य सामाजिक विषयों के साथ क्या संबंध है। तो अन्य सामाजिक विषयों के साथ संबंधों की बात करें तो केवल और केवल सामाजिक विषयों के अंदर बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थशास्त्र। ह्यूमन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक में क्या, तो अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जो मनुष्य के व्यवहार का इस दृष्टिकोण से अध्ययन करता है कि वह किस प्रकार सीमित संसाधनों, कम से कम संसाधनों द्वारा जिनका एक से अधिक या अनेक बार उपयोग किया जा सकता, यानी कम से कम संसाधनों का अधिक से अधिक दिनों तक, अधिक से अधिक लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है, वो हम अर्थशास्त्र के अंदर पढ़ते हैं। तो एक से अधिक या अनेक बार उपयोग किया जा सकता है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयत्न करता है, और इसका अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। अर्थशास्त्र से हम पढ़ते हैं कि मनुष्य को प्रकृति से कौन कौन से आर्थिक संसाधन प्राप्त हुए, और ये जो तत्व हमें प्राप्त हुए हैं वो प्राकृतिक भौतिक वातावरण से किस प्रकार प्रभावित होते हैं, मानव इन्हें कैसे प्राप्त कर सकता है तथा अपने भविष्य के लिए कैसे इन्हें बचा कर रख सकता है। मानव के आर्थिक क्रियाकलाप, कृषि, पशुचालन, विनिर्माण का जो रूप है वह प्राकृतिक वातावरण से प्रभावित होता है, और अर्थशास्त्री और भूगोलवेत्ता दोनों को ही इन सभी के बारे में अध्ययन करना होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आर्थिक भूगोल और मानव भूगोल एक दूसरे से संबंधित है। नेक्स्ट है राजनीति शास्त्र। अब राजनीति शास्त्र के अंतर्गत हम राज्य को पढ़ते हैं, राजनीतिक संगठन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नीतियां, देश के जितने भी जो निम्न स्तर ग्राम पंचायत से लगाकर राज्य स्तर पर विधानसभा, विधान परिषद, देश स्तर पर लोकसभा और राज्यसभा के राजनीतिक कार्यों का अध्ययन करते हैं। राजनीतिक में तो सभी राजनीतिक जो क्रियाकलाप है वो भौगोलिक वातावरण पर उसका प्रभाव पड़ता है, जैसे कि भौगोलिक तथ्य, प्राकृतिक दशाएं, संसाधन है, मिट्टी की उर्वरता है, जनसंख्या घनत्व, सागरीय स्थिति, सरकारों का स्वरूप, पड़ोसी देशों के साथ क्या संबंध रहेंगे, इन सभी का जो प्रभाव है इन पर पड़ता है। प्रत्येक राष्ट्र को अपनी नीति निर्धारित करते समय वहां पर पाए जाने वाले जितने भी जो संसाधन है उसके बारे में उसका जानकारी रखनी होती है, और किसी देश को समृद्धशाली बनाने के लिए दूसरे राष्ट्रों के साथ राजनीतिक संबंध भी स्थापित करने पड़ते हैं, ताकि जब भी संकट आए तो किसी प्रकार का सहयोग मिले। तो इस प्रकार से मानव भूगोलवेत्ता और जो राजनीतिक जो भूगोलवेत्ता है, उन दोनों की जो अध्ययन विषय सामग्री है वो सेम है। जैसे कि राज्य में 3 तथ्यों का हम समावेश कर सकते हैं, क्षेत्र यानी जमीन, मनुष्य और उनके बीच में पाए जाने वाले संबंध। तो इस प्रकार से चाहे हम भौतिक भूगोल की बात करें, चाहे मानव भूगोल की बात करें, चाहे राजनीतिक भूगोल की बात करें, तीनों में ही इन सभी का अध्ययन किया जाता है। यानी राजनीति विज्ञान और ये विषय
जिसे हम ह्यूमन ज्योग्राफी कहा जाता है करते हैं, दोनों में संबंध पाया जाता है। फिर हम बढ़ते हैं मानव भूगोल और समाज शास्त्र में, यानी ह्यूमन ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी में क्या संबंध है। तो समाज शास्त्र में मनुष्य की सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं का हम अध्ययन करते हैं। समाज शास्त्र के क्षेत्र के बारे में अगर बात करें तो समाज शास्त्र के बारे में हम देखें तो एक प्रोफेसर हॉस्टन है, वो कहते हैं कि समाज शास्त्र ने पिरामिड के जैसे ढांचे पर अपना 3 मंजिला भवन खड़ा किया। हॉस्टन कहते हैं कि एक पिरामिड के जैसा 3 मंजिला मकान खड़ा किया है समाज शास्त्र ने। पहली मंजिल जो है वह है इकोलॉजी की, यानी इसके अंतर्गत हमारे प्राणी और विभिन्न प्रकार के वनस्पति या पारिस्थितिकी जो है और मानव के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। दूसरों के अंतर्गत हम जनसांख्यिकी यानी हम डेमोग्राफी की बात करते हैं। डेमोग्राफी यानी जनसांख्यिकी, मानव और उनकी संख्या। और तीसरा जो है वो है प्राणी विज्ञान, जिसमें जाति का प्रभाव, मानव शरीर की संरचना का अध्ययन किया जाता है। और सबसे ऊपर अगर हम बात करें ये मुकुट के रूप में, ये मुकुट के रूप में इसके अंतर्गत समाज आकेरकी यानी सोशल मॉर्फोलॉजी है, जिसमें हम सामाजिक व्यवहार, सामाजिक संस्थाएं, नगर, गांवों, मनुष्य के कार्यों का अध्ययन करते हैं। ये जे.एम. हॉस्टन थे, जिन्होंने अपनी पुस्तक ए सोशल ज्योग्राफी इन यूरोप 1953 में इस प्रकार की बात की है कि जो समाजशास्त्र है उस समाजशास्त्र के अंतर्गत हम इकोलॉजी, डेमोग्राफी और प्राणी तीनों का अध्ययन करते हैं। और सबसे ऊपर समाज की संस्थाएं, सामाजिक व्यवहार, गांव, मनुष्य के कार्यों को रखा जा सकता है। यानी दोनों की जो विषय वस्तु है सेम है। यानी इन तथ्यों को अगर बाहर कर दिया जाए तो भूगोल एक प्राकृतिक भूगोल का कोष मात्र रह जाएगा। भूगोल का अस्तित्व प्राकृतिक और मानवीय जो विज्ञान है उसके द्वारा प्राप्त जो तथ्य हैं वो मानव जीवन के साथ सामंजस्य स्थापित करने से इस प्रकार समाजशास्त्र और दोनों एक दूसरे से संबंधित है। नेक्स्ट है इतिहास, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। इतिहास अपने कुमारी सैंपुल का एक कथन है कि इतिहास अपने अध्ययन के लिए विभिन्न समय पर घटित होने वाली मानवीय घटनाओं पर विचार करता है, जबकि मानव भूगोल धरातल के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करता है। किंतु ऐतिहासिक विकास पृथ्वी के धरातल पर ही होता है। यानी इतिहास का विकास कहाँ हुआ? वो पृथ्वी के धरातल पर हुआ। बिना धरातल के इतिहास की कल्पना नहीं की जा सकती। अतः यह कम या अधिक अपने प्राकृतिक वातावरण से प्रभावित होता है। यानी इतिहास जो है यह कुछ न कुछ हो मात्रा में हो, लेकिन अपने प्राकृतिक पर्यावरण से प्रभावित अवश्य होता है। कांट ने ऐसा ही वाक्य कहा है कि इतिहास और भूगोल दोनों थ्योरेटिकल है, व्याख्यात्मक है, परंतु ऐतिहासिक घटनाओं का मुख्य आधार यानी जितने भी जो इतिहास में जो घटनाएं घटित हुई है उसका आधार भूगोल है। वो जमीन के लिए झगड़े हैं या प्राकृतिक संसाधनों के लिए झगड़े हैं। उन जो ऐतिहासिक जो आपके महल बने हुए हैं या मंदिर बने हुए हैं वो किससे बने हुए? वो उन पत्थरों से बने हुए हैं, उन लकड़ियों से बने हुए हैं जो भूगोल का हिस्सा है। उन पहाड़ पर बने हुए हैं, उन नदी के किनारे, उन जंगलों में बने हुए हैं जो प्राकृतिक भूगोल या प्राकृतिक विज्ञान का हिस्सा है। तो बिना इस पृष्ठभूमि के इतिहास का कोई महत्व ही नहीं स्वीकार किया जा सकता। अतः दोनों में एक दूसरे में काफी संबंध है। इतिहास के द्वारा हमें पता चलता है कि कौन सी घटना कहाँ हुई, क्यों हुई। कांट कहते हैं कि भूगोल जो है वह सभी कालों में रहा और इसी के द्वारा इतिहास का आधार बना, क्योंकि जितनी भी जो घटनाएं होती हैं वो किसी न किसी एक विशेष रंगमंच पर हुई। जैसे इतिहास जैसे जैसे बदला वैसे वैसे भूगोल का जन्म होता गया। इस प्रकार यदि एक प्राचीन इतिहास है तो एक दूसरा प्राचीन भूगोल भी है। कॉल रिटर भी कहते हैं कि दोनों एक दूसरे से संबंधित है, बिना एक दूसरे को साथ रखे भूगोल का चित्रण नहीं किया जा सकता। अतः भूगोल
और इतिहास को बदला या अलग अलग नहीं किया जा सकता है। तो ये सीधा सी बात है कि इतिहास जो है, हमारा इतिहास के अंतर्गत हम कुछ भी देख लें, जैसे कि हम दुख देते हैं कि मेहरानगढ़ है, तो मेहरानगढ़ जो है जो एक पहाड़ी पर है, तो जो पहाड़ी है वह भूगोल का विषय है। पहाड़ी पर बनाने के पीछे क्या कारण रहे, तो वो आपके राजनीतिक कारक या ऐतिहासिक दृष्टि। तो इतिहास के अंतर्गत चाहे मंदिर ले लीजिए, चाहे मस्जिद ले लीजिए, गिरजाघर ले लीजिए, हर जो ऐतिहासिक जो विषय वस्तु है वह उसका जो जो आधार है वह भूगोल ही है। तो भूगोल और इतिहास दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। इसके अलावा मानव भूगोल और मानव विज्ञान, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड एंथ्रोपोज्योग्राफी। तो मानव विज्ञान के अंतर्गत मानव प्रजाति, उसकी संस्कृति, उसके उत्थान और उसके पतन का अध्ययन किया जाता है। यानी एंथ्रोपोलॉजी में हम क्या करते हैं, मानव कैसे जन्म लेता है, कैसे उसकी संस्कृति में वो विकसित होता है, फिर धीरे धीरे पतन की ओर जाता है। प्रजाति और संस्कृति के आधार पर हम मानव समुदाय का वर्गीकरण करते हैं, यानी एक भौतिक मानव विज्ञान होगा, एक सांस्कृतिक मानव विज्ञान होगा। भौतिक मानव विज्ञान के अंतर्गत हम बात करते हैं तो मानव प्रजातियों का विश्लेषण करते हैं, उसकी प्रजातियों की शारीरिक संरचना विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा उसके बोलने चालने का ढंग, उनके विभिन्न उपकरण, उनकी कला, खान पान, रीति रिवाज, विज्ञान, धर्म, उपचार पद्धति, उनका समाज का संगठन, इन सभी का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। तो इसके अलावा यानी मानव भूगोल में जो वातावरण में रहने वाली विभिन्न जो व्यावसायिक जो जातियां हैं उसके विभिन्न कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत कर वातावरण के साथ उसका क्या संबंध है उसका विश्लेषण किया जाता है कि विशिष्ट प्रदेश की भौतिक अवस्थाएं कहाँ तक उसके मानव के कार्यकलाप और उसकी सभ्यता को प्रभावित करती है। एस्किमो का देखिएगा, एक अलग प्रकार का वातावरण है, एक अलग प्रकार की सभ्यता है, एक अलग प्रकार का खान पान और रीति रिवाज है। क्यों है? क्योंकि वहां का भूगोल अलग प्रकार का है। जम्मू कश्मीर में चले जाए तो वहां के लोगों का पहनावा, उनके शरीर का गठन, उनके बोलने चालने का ढंग, उनकी शरीर की मजबूती, उनके सोचने का तरीका आपको अलग मिलेगा, क्योंकि वहां के वातावरण का जो प्रभाव है वहां की प्रजातियों पर पड़ा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मानव की जो सभ्यता और संस्कृति है दोनों ही जो है का अध्ययन हम मानव भूगोल और मानव विज्ञान दोनों के अंदर इसका अध्ययन करता है, यानी दोनों को रिलेटेड है। इसके अलावा सैन्य विज्ञान का मैं बता चुका हूं कि जो मिलिट्री साइंस है उसके अंतर्गत हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से ये आपके 5 विषय हैं, उसके साथ सामाजिक विषयों के साथ इसका संबंध स्थापित करके आप अपनी बात को स्पष्ट कर सकते हैं। यानी मानव भूगोल और समाजशास्त्र, इतिहास, मानव विज्ञान और ये राजनीति, अर्थशास्त्र, इतिहास जो है वो एक दूसरे से को रिलेटेड है। अब दूसरे संख्या पूछे जाते हैं कि प्रश्न आता है कि अगर दूसरे विज्ञानों से क्या संबंध है, तो मानव भूगोल का गणित के साथ हम संबंध स्थापित करेंगे तो हम कहेंगे जितने भी जो अक्षांश देशांतर की जानकारी है, लोकेशन है, उसका क्षेत्रफल है, उसकी आकृति है, साइज है, उसकी पोजीशन, उसकी लोकेशन, एरिया, सभी के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि गणित का अध्ययन करते हैं। गणित का अध्ययन हम भूगोल के अंदर भी करते हैं और गणित के अंदर भी करते हैं। स्टैटिक्स, तो स्टैटिक्स जो है वो सारे ही जैसे कि हमारे जितने भी जो पहले प्रैक्टिकल्स के जितने भी वर्क होते हैं वो स्टैटिक्स पे बेस होते हैं और सभी किसी न किसी प्रदेश की जनसंख्या, उसके वृद्धि, वितरण, घनत्व, माइग्रेशन, उन सभी का जो अध्ययन हम डेमोग्राफी के अंतर्गत करते हैं और वो स्टैटिक्स से रिलेटेड है। जियोलॉजी की बात करें तो जियोलॉजी से भी रिलेटेड है, क्लाइमेटोलॉजी से भी रिलेटेड है, पेडोलॉजी जिसे मृदा विज्ञान कहा जाता है उससे भी रिलेटेड है, बॉटनी से भी रिलेटेड है, जूलॉजी से भी रिलेटेड है, ओशनोग्राफी से भी रिलेटेड है। तो इस प्रकार से रिलेशन तो हल जितने भी जो इस पृथ्वी पर जो विषय पाए जाते हैं उन सभी का साथ मानव का या मानव भूगोल का संबंध है, क्योंकि मानव इसके अंतर्गत केंद्रीय भूमिका में है। यानी मानव जो है उसको प्रभावित करती है उसकी जमीन, और जमीन का जो अध्ययन करता है वो है भूगोल। और इस जमीन पर रहते हुए मानव उसके आसपास के जो वातावरण है उसमें विभिन्न प्रकार के जो कार्य करता है तो वह उसके रिलेशन में आ जाता है। यानी वो गणित का प्रयोग करता है, उसको जलवायु प्रभावित करती है, उसको मिट्टी प्रभावित करती है, उसको वनस्पति प्रभावित करती है, उसको जीव प्रभावित करता है, उसको महासागर प्रभावित करता है, गणित प्रभावित करता है, तथा साथ ही मानव भी इनको प्रभावित करता है। तो सभी के साथ इसका अच्छा एक कोरिलेशन पाया जाता है। तो ये दूसरे विषय के साथ भी संबंध हो गया और मुख्य रूप से आपके सामाजिक विषयों के साथ क्या संबंध है वो भी यहाँ पर क्लियर हो चुका है। एक बार स्लाइड्स को चला देता हूँ, देख लीजिएगा आप।
तो इस प्रकार से ये आपके कंप्लीट होता है।